अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज हम अपना तीसरा एक्ट पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 शुरू करने जा रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि ये टेनेंसी एक्ट क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारा कुछ जो है वो हम देखेंगे। आज जो है हम इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे और चैप्टर 1 जो है वो प्रीलिमिनरी जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले जी ये एक्ट 16 ऑफ 1887 है। ये जो है ये पास हुआ 23 सितंबर 1887 को। तो सबसे पहले ये समझे कि ये टेनेंसी एक्ट है क्या। ज़मीन जो है आपको पता है कि पाकिस्तान में, और अगर हम स्पेसिफिकली पंजाब की बात करें तो ज़मीन का जो है वो मोस्टली ऐसा होता है कि लैंड ओनर कोई और होता है। आगे उन्होंने अपनी ज़मीन जो है वो ठेके पे दी होती है, या एक और टर्म हिस्सा इस्तेमाल की जाती है कि हिस्से पे दी हुई है वो ज़मीन। इस तरह से वो जो है वो उन्होंने रेंट आउट की होती है वो ज़मीन। तो वो जो जिसने रेंट आउट की है और जिसने रेंट पे ली हुई है उनको जो है ये सेक्शन, ये एक्ट जो है वो डील करता है। तो इसमें हम देखते हैं जी, सबसे पहले हमारे पास सेक्शन 1 है। हमेशा की तरह इसमें हम देखेंगे टाइटल क्या है। तो इस एक्ट का टाइटल है जी द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887। ये एक्सटेंड होगा पूरे पंजाब पे, और ये जो है वो शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डे एज, जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के थ्रू जो है ये इन्फोर्स करवाएगी, ये उस दिन से इन्फोर्स होगा। सेक्शन 2 और सेक्शन 3 जो है ये रिपील हो चुके हैं। सेक्शन 4 है जी डेफिनेशंस का। अब इसमें जो है आपने, मैं आपको रेफर करूंगा कि इस एक्ट को देखने से पहले जो है, ये लेक्चर सुनने से पहले आपने जो है सबसे पहले लैंड रेवेन्यू एक्ट और उसके बाद जो है वो लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है वो आपने पहले पढ़नी है। ये आपने बाद में करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे आपको रेफर किया जाएगा लैंड, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट की तरफ। तो आपको बार बार उधर रेफर किया जाएगा तो शायद आपको चीज़ों की समझ ना आए, इसलिए आप जो है पहले उन एक्ट्स को देखिए, उसके बाद जो है ये इस एक्ट को टेनेंसी एक्ट पे आए। तो इसमें जी सबसे पहले डेफिनेशन है लैंड की। तो लैंड में वो कहता है कि वो जमीन जो किसी विलेज या टाउन है का हिस्सा है, बिल्डिंग है वहां पे, तो वो इंक्लूड नहीं है। तो फिर इंक्लूड क्या है? इंक्लूड वो जमीन है जो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज होती है। ठीक है, उसमें जो है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो या एग्रीकल्चर पर्पस से रिलेटेड किसी चीज से के लिए इस्तेमाल हो, तो वो लैंड की डेफिनेशन में आएगा। और उसमें जो है ये पास्चर भी, मीन्स के जो चारागाह है वो भी इसमें इंक्लूड है। दूसरा वो गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट का मतलब होगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मीन्स पंजाब गवर्नमेंट। फिर पे है, यहाँ पे जो है वो पे का मतलब वो रेंट है जो उस टेनेंट ने, उस बंदे ने लैंड ओनर को पे करना है, वो वाला पे है। यहाँ पे भी ये दूसरा सैलरी वाला पे नहीं है। रेंट, अब रेंट क्या है कि मीन्स वट एवर इज पेएबल टू लैंड ओनर इन मनी काइंड और सर्विस बाय द टेनेंट ऑन अकाउंट ऑफ यूज ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड हेल्ड बाय हिम। कि रेंट का मतलब है कि वो अमाउंट जो टेनेंट ने लैंड ओनर को पैसों की सूरत में या किसी और सूरत में जो है वो पे करना है, उसकी लैंड को हेल्ड करने पे की वजह से। उसने जो लैंड हेल्ड की है उस पे जो उसने जो पैसे देने हैं लैंड ओनर को, उन्हें रेंट कहते हैं। बट इट शैल नॉट इंक्लूड एनी सेस। इसमें जो है वो सेस और विली सेस और जो बाकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो जो है वो इसमें शामिल नहीं है। ये सेस वगैरह हमने जो है वो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट में पढ़ा था, यहाँ पे भी आगे डिफाइंड है, फिर वहीं पे देखते हैं। एरियर्स ऑफ रेंट। एरियर्स मीन वो रेंट जो उसने पे करना था और वो ड्यू डेट तक पे नहीं कर पाया,
अनपेड रहा है, तो वो जो है वो एरियर्स ऑफ रेंट है, रेंट के बकाया जाते हैं। अब टेनेंट वो बंदा है जिसने किसी लैंड ओनर के नीचे जो है वो जमीन होल्ड की हुई है, कि कोई लैंड ओनर है उसके नीचे जो है किसी ने वो जमीन रेंट पे ली हुई है, तो वो जो है वो टेनेंट है। अब इस टेनेंट की डेफिनेशन में कौन से लोग नहीं शामिल, तो सबसे पहले जी जो मॉर्गेजी है वो जो है वो इसमें शामिल नहीं है। दूसरा वो पर्सन जिसको हमने जैसे पंजाब लैंड रेवेन्यू में एक्ट में पढ़ा था कि जब एरियर्स पे नहीं होंगे तो लैंड जो है वो किसी और को ट्रांसफर की जाएगी, तो वो जिस बंदे को ट्रांसफर की जाएगी वो भी जो है वो इस जो टेनेंट है उसकी डेफिनेशन में नहीं आएगा। तीसरा वो पर्सन जो इसने जो है वो गवर्नमेंट से लीज पे ली है ज़मीन फॉर द पर्पज ऑफ सब लेटिंग इट, तो वो भी जो है वो इसकी डेफिनेशन में, टेनेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। नेक्स्ट लैंडलॉर्ड है। लैंडलॉर्ड वो बंदा है जिसके अंडर जो टेनेंट है उसने ज़मीन होल्ड की हुई है, टू whom tenancies are but for a special contract would be liable to pay the rent। वो बंदा के नीचे टेनेंट ने ज़मीन होल्ड की हुई है और उसे वो जो है वो रेंट पे करने का लाइबल है, वो लैंडलॉर्ड है। अब टेनेंट और लैंडलॉर्ड जो है इसमें वो कहता है कि प्रीडिसेसर जो पहले गुजर चुके हैं लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स, और जो आगे आएंगे वो सारे जो है वो टेनेंट और लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में शामिल है। नेक्स्ट है जी टेनेंसी। ये जो एक्ट जिस वर्ड के नाम पे है थी टेनेंसी एक्ट, तो टेनेंसी का मतलब जमीन का वो हिस्सा, पार्सल ऑफ लैंड जो एक टेनेंट ने होल्ड किया हुआ है अंडर ए लैंड लॉर्ड वन लीज आर नॉट सेट ऑफ कंडीशंस, के वो जमीन का वो हिस्सा जो किसी टेनेंट ने, किसी बंदे ने किसी लैंड लॉर्ड के अंडर होल्ड किया हुआ है, उसे टेनेंसी कहते हैं। स्टेट स्टेट लैंड ओनर और होल्डिंग की डेफिनेशन भी जो है वो हमने पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट में देख चुके हैं। स्टेट जो है वो आपको पता है कि अ, हमने वहाँ पे देखा था कि जो मौजा होता है उसको स्टेट कहते हैं। लैंड ओनर जो है वो बंदा है जो मालिक है, हकीकी मालिक है उस जमीन का, होल्डिंग वो जमीन का वो पोर्शन है जो किसी बंदे ने होल्ड किया और उसे होल्डिंग कहते हैं। अब लैंड रेवेन्यू वो कहता है कि ये भी रेफर अगेन पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट की तरफ करता है, कि जिसमें हमने लैंड रेवेन्यू असेस किया था अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और असेस्ड अंडर पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट। के लैंड रेवेन्यू जो है वो हमने असेस किया है जो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर, एंड इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड है, एनी रेट इम्पोज्ड ऑन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ लैंड ड्यू टू इरिगेशन, के अगर इरिगेशन की वजह से वो लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो गया तो वो जो रेट इम्पोज होगा वो भी जो है वो लैंड रेवेन्यू में आएगा। दूसरा, एनी सम पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड बाय वे ऑफ क्विट रेंट और ऑफ कम्यूटेशन for service to the government or to the person to whom the government has assigned the right to receive the payment। तो यहाँ पे जो है वो दो वर्ड यहाँ पे क्विट रेंट और कम्यूटेशन जो है वो उनकी बात की गई है। तो क्विट रेंट जो है उसको जो है उर्दू में कताना कहते हैं, और ये एक मुकर्रर सालाना रकम होती है जो किसी शख्स को ज़मीन रखने के बदले में हुकूमत या ज़मीन के मालिक को अदा करनी पड़ती है। ये जो वैल्यू होती है, ये जो रकम होती है, ये अमूमन इस ज़मीन पर लागू होती है जो किसी वक़्त जागीरदारी या इस्तेमारी के निज़ाम के तहत दी गई हो। इस अदायगी के बाद ज़मीन रखने वाले को मज़ीद किसी किस्म की जागीरदाराना खिदमात अंजाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो दूसरा है यहाँ पे सर्विस कम्यूटेशन, तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी शख्स को ज़मीन इस शर्त पर दी गई थी कि वो महज कि वो जो है वो कुछ ख़ास खिदमात अंजाम देगा, तो अगर वो जो है वो खिदमात सर अंजाम देने के बजाय हुकूमत या उस मुतलका अथॉरिटी को एक मुकर्रर रकम अदा कर दे,
तो यानी वो अपने फ़राइज़ के अंजाम दही को माली अदायगी में बदल सकता है। तो ये आगे जी है जी, रेट एंड सेसिस। तो मींस रेट्स एंड सेसिस विच आर प्राइमरली पेएबल बाय द लैंड ओनर, जो कि लैंड ओनर पे करता है। ठीक है। अब जी नेक्स्ट विली सेस है, कि मींस एनी सेस कंट्रीब्यूशन आर ड्यू विच इज कस्टमर लाइबल। ये भी अगेन लैंड रेवेन्यू एक्ट में हमने ये भी डिफाइन किया था विली सेस के, वो सेस जो लैंड रेवेन्यू के अलावा हैं, जो एडिशनल टैक्सेस हैं विच जो कि कस्टमरी लेविड होते हैं वहाँ पे, रवायत रवाज इस तरह का है, किसी जो है वो कॉमन पर्पस के लिए जो वहाँ के रिहायशी हैं उनके कॉमन पर्पस के लिए कोई ज़मीन है, तो उसके लिए अगर कोई वहाँ से लैंड ओनर से कुछ टैक्स लिया जाता है तो वो विली सेस की जो डेफिनेशन है उसमें आएंगे। नेक्स्ट है जी विलेज ऑफिसर, मींस हेडमैन जो नंबरदार होगा, और पटवारी। जो रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू कोर्ट है, तो इसमें वो कहता है कि रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू कोर्ट जो है वो है जिसको इस एक्ट के अंदर अथॉरिटी दी गई है कि वो डिस्चार्ज कर सकते हैं फंक्शंस, मतलब काम कर सकते हैं फंक्शंस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू कोर्ट एज द केस में बी। नेक्स्ट है जी 15 जागीरदार। तो जागीरदार से मुराद वो शख्स है जो गवर्नमेंट ने जिस बंदे को अपॉइंट किया हुआ है टैक्स कलेक्शन के लिए किसी भी जगह पे जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से वो असाइंड है टैक्स कलेक्शन के लिए, लेकिन ये बंदा विलेज सर्वेंट नहीं होना चाहिए। ये वो बंदा होना चाहिए जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है फॉर द सेक ऑफ कलेक्शन ऑफ taxes. Legal practitioner means legal protection within the meaning of the Legal Practitioner Act 1879 except मुख्तार। एग्रीकल्चर ईयर जो है वो 16 जून से स्टार्ट होता है, या जो डेट होगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिस डेट को जो है वो नोटिफाई करेगी, तो वो जो है वो एग्रीकल्चर ईयर होगा। नोटिफिकेशन मींस पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन ऑफिशियल गैजेट। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन इशू करता है उसे जो है वो नोटिफिकेशन कहेंगे। अब इम्प्रूवमेंट, तो इम्प्रूवमेंट से मुराद वो उस लैंड पे, उस स्पेसिफिक लैंड पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना, कुछ जो है वो इम्प्रूवमेंट करना, और वो इम्प्रूवमेंट लैंड ओनर की तरफ से हो, उसको जो है वो इम्प्रूवमेंट की डेफिनेशन में आएगा। अब इम्प्रूवमेंट किस तरह से हो सकती है जी, वहाँ पे को कुआं बना दिया गया है, या कोई स्टोरी के रिलेटेड कोई काम किया गया है, या जो है वो पानी की सप्लाई के लिए वो खाले वगैरह बनते हैं, वो लैंड ओनर ने बनाया है तो वो इम्प्रूवमेंट की डेफिनेशन में आएगा। इसके अलावा जो है वो कोई ड्रेनेज का सिस्टम बनाया गया है ताकि फ्लड से बचा जाए, वो, उसके बाद कुछ प्लांट्स जो ट्रीज हैं वो लगाए गए हैं, या जो है वो कुछ और उस पे जो है इम्प्रूवमेंट की गई है, तो वो सारे जो है वो इसमें इम्प्रूवमेंट की डेफिनेशन में आएंगे। लेकिन अगर जो है वो ये सारा कुछ टेनेंट और सॉरी वो जो उसने वो जो इम्प्रूवमेंट की है उसका जो है वो पे करना पड़ेगा, जो टेनेंट है उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर टेनेंट खुद जो है वो सारा काम करता है, तो मींस वो इम्प्रूवमेंट टेनेंट खुद करता है, तो वो जो है वो लाइबल नहीं है लैंड ओनर को पे करने का। अब जी मुकर्ररदार है, ये जो है मुकर्ररदार, इसको वो कहते हैं कि जो मुकर्ररदार है ये आपके जो वो शख्स होते हैं जो अटक और रावलपिंडी के अजला में ज़मीन रखता, और 1925 के पंजाब टेनेंसी एक्ट की नफाज के वक्त रेवेन्यू रिकॉर्ड में मुकर्ररदार के तौर पर दर्ज हो। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो इस तारीख के बाद अपनी और ज़मीन के मालिक की रजामंदी से मुकर्ररदार के तौर पर दर्ज हों।
मुकर्ररदार के जानशीन भी जो है वो इसमें शामिल होंगे। तो ये था जी आपका आज का लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, अल्लाह हाफिज।